हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिक्का बदल गया। क्या नाम है? सिक्का बदल गया। इसका प्रकाशन वर्ष क्या 1948 है। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? वो है कृष्णा सोबती जी की कहानी है। इनका जन्म काल कब से कब तक था? 1925 से 2019 तक। 1925 से लेके 2019 तक था इनका जो जन्म काल था। देखिए, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी जो है वो भारत और पाकिस्तान विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो जो हिस्सा पाकिस्तान में पड़ा, भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में पड़ा, तो पाकिस्तान के जो उस समय के हिंदू थे तो मुसलमानों की तरह उन हिंदुओं को क्या किया गया कि इधर भारत में भेजा गया। तो उसी समय की कहानी है, सिक्का बदल गया। ठीक ना? उसी समय कहानी। देखिए, हम लोगों ने अब तक कौन कौन सी कहानी पढ़ ली है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी इसी चैनल पे ही, इस मतलब जितनी भी कहानियाँ वो सब इसी चैनल पे। एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, कानों में कंगना, उसने कहा था, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, ईदगाह, ज्ञान ग्रीन, ये सारी कहानियाँ मतलब कि इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने राही भी पढ़ लिया है और आज पढ़ रहे हैं हम लोग सिक्का बदल गया। आज हम लोग कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं? सिक्का बदल गया। फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे चीफ की दावत, परिंदे, राजा निर्वसिया, कुर्सी का घटवार, लालपन का बेगम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, पिता, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर और अमृतसर आ गया। ठीक, इतने कहानी को पढ़ना बाकी है। अब हम लोग आ गए। देखिए, हम जब भी कहानी शुरू करते हैं, आप लोग को पता होगा कि कहानी को शुरू करने से पहले हम लोग पहले लेखिका के बारे में जानते हैं, चाहे लेखक के बारे में जानते हैं ना। तो इसीलिए पहले कृष्णा सोबती जी के बारे में देख लेते हैं। कृष्णा सोबती 1925 से 2019। देखो, इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। पहले गुजराती का पंजाब का कुछ हिस्सा कट के पाकिस्तान बना है ना, तो 28 फरवरी 1925 में हुआ था, जो गुजरात में था। अब वो हिस्सा जो है पाकिस्तान में है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 25 जनवरी 2019 में हुई थी। उम्र 93 वर्ष की जब इनकी उम्र हुई थी तब इनकी मृत्यु हो गई थी। व्यवसाय की बात करें तो आख्यायिका लेखनीय थी। राष्ट्रीयता भारतीय थी। उल्लेखनीय कार्य की अगर बात करें तो उल्लेखनीय कार्य में आता है मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, समय सरगम आदि। उल्लेखनीय सम्मान की अगर बात करें तो देखो, इनको 1999 में कच्चा चूड़ामणि पुरस्कार मिला था। 1981 में शिरोमणि पुरस्कार मिला था। 1982 में हिंदी अकादमी अवार्ड मिला था इनको। 2001 में सलाका पुरस्कार मिला था। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली थी यहाँ पे। 1980 में तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली थी। और सन 2007 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो कहानी संग्रह में आता है बादलों की घेरे, जो 1980 में प्रकाशित हुआ था। देखो, इसमें ये जो है लंबी कहानियाँ हैं, जिसमें आता है डार से बिछुड़ी 1958 में। बादलों घेरे कहानी संग्रह में कौन कौन सी है? डार से बिछुड़ी 1958, मित्रों मर जाने 1967, यारों की यार 1968, ये लड़की 1991, सिक्का बदल गया 1948, मेरी माँ कहाँ है, और फिजन मेहरबानी सिंह 2007 में। उपन्यास की अगर बात करें तो उपन्यास में आता है सूरजमुखी अंधेरे के 1972, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। जिंदगी नामा 1979, दिलो दानिश 1993, समय सरगम सन 2000 में। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक 2017 में।
निजी जीवन को स्पर्श करती औपन्यासिक रचना यह है। यह जो गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान है, वह जो है निजी जीवन को स्पर्श करती हुई औपन्यासिक रचना है। विचार संवाद संस्मरण। विचार संवाद संस्मरण की अगर बात करें तो उसमें है हम हसमत 3 भाग में है। सोबती एक स्ववत, शब्दों के आलोक में सोबती वेद संवाद और मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में सन 2017 और लेखक की जनतंत्र 2018 और मार्फत दिल्ली 2018 में। ये विचार संवाद संस्मरण है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये बादलों के घेरे जो है कहानी संग्रह बादलों के घेरे, यह इम्पोर्टेंट है। इस पे की सारी इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी कहानियाँ इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी कहानी संग्रह में हमारी कहानी लगी सिक्का बदल गया, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। यात्रा आख्यान की अगर बात करें तो उसमें बुद्ध का कमंडल जो लद्दाख के ऊपर बेस है, बुद्ध का कमंडल। देखिए कहानी के अगर महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें, कहानी का अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। क्या एक प्रतीकात्मक कहानी है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन की दर्द का चित्रण है। इस कहानी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, और विभाजन से मतलब कि बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए और फिर भारत से पाकिस्तान में गए, तो उसी समय मतलब कि जो विभाजन के समय दर्द था उसी का चित्रण इसमें किया गया है। विभाजन के समय लोगों की मना स्थितियों में आए बदलावों को दर्शाया गया है। जब विभाजन हो रहा था तो मतलब कि कैसे लोग बदल गए, उन लोगों की मन की स्थिति कैसे बदल गई उसको दर्शाया गया है इस कहानी में उसको दर्शाया गया। देखो जो शेरा रहता है इस कहानी में, मतलब एक छोटा सा मैं बता देता हूँ कि शेरा जो रहता है, शेरे जो है मुसलमान रहता है और शानी जो है हिंदू रहती है। तो शानी क्या करते हैं, शेरे को अपने बेटे की तरह पालती है, लेकिन जब देश विभाजन होता है तो शेरे इसको मारना चाहता है, लेकिन वो मारता नहीं है, मतलब उसका जो हृदय परिवर्तन हो जाता है इस कहानी में। यह कहानी टूटन, उथल पुथल, निराशा और पीड़ा को व्यक्त करती है। यह मूल्यों के सिक्के बदल जाने और संबंधों को निरर्थक बना दिए जाने की कथा है। पलायन और विस्थापन का दर्द है इस कहानी में। शाहनी को हुकूमत बदल जाने का दुख नहीं है। शाहनी तो एक बड़े घर की थी, उसके पास महल थे, सोना चांदी थे, वो बड़े घर की थी। उसको जो दुख था वो हुकूमत का बदल जाना नहीं था, बल्कि उसका जो दुख था कि लोग किस तरह बदल गए, उसका दुख उसको रहता है। बल्कि मूल्यों के सिक्के बदल जाने और संबंधों को निरर्थक बना दिए जाने का दुख है इस कहानी में। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिएगा। हम लोग लाइन बाय लाइन पूरी कहानी को पढ़ेंगे। देखो सिक्का बदल गया, ये जो कथन है वो रामचंद्र तिवारी के हिंदी के गद्य साहित्य से लिया गया है। सिक्का बदल गया की अगर बात करें तो कृष्णा सोबती अपनी लंबी कहानी मित्रों मर जाने के प्रकाशन के साथ हिंदी कथा साहित्य में सहसा चर्चित हो उठी थी। मित्रों के रूप में हिंदी कहानियों में पहली बार एक ऐसी नारी पात्र की सृष्टि हुई है जिसमें देह धर्म के उफनते ज्वार के सहज स्वीकार की संपूर्ण साहसिकता है। बादलों के घेरे 1980 ईस्वी आपका एक और कहानी संग्रह है। इसकी प्रायः सभी कहानियाँ नई कहानी के दौर की है। इसकी एक कहानी सिक्का बदल गया भारत पाक विभाजन के दर्द को उसकी पूरी गहनता में उकरने वाली कहानी है। नई कहानी के दौर में लिखी जाने पर भी इन कहानियों में नई कहानियाँ की रूढ़ियों का कोई प्रभाव नहीं है। आपकी कहानियाँ मानवीय मूल्यों को टूटने के दर्द की कहानियाँ हैं। परिवेश का यथार्थ चित्रण, पंजाब की धरती की गंध और उष्मा तथा पात्रों की खुली साहसिक मानसिकता आपकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है। देखो इस कहानी के पात्रों की बात करें तो पात्र में कौन है? साहनी जो मतलब कि एक हवेली उसके मालकिन हुआ है। शाहजी जो साहनी के पति वो मर गए हैं। शाहजी थानेदार दाऊद खां हैं, पटवारी बेगू हैं, जेलदार हैं, मसीत हैं, इस्माइल है,
शेरा है या शेरे है। शेरा की माँ जो जैनी है वो भी मर गई है। हसैना है, जिगरा है, फिरोज है और रसूली है। ये पात्र हैं। ये सभी पात्र इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो जब कहानी हमारे सिलेबस में लगी है तो उस कहानी के पात्रों को भी याद करना हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक। सिक्का बदल गया। अब हम लोग कहानी पे आ गए। सिक्का बदल गया, कहानी पे हम लोग आ गए। देखिए, वैसे तो इसमें मैं इम्पोर्टेंट ये नहीं लगाऊँ कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी जो सभी पंक्तियाँ सभी की सभी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको पूरा पूरा अच्छे से पढ़िएगा। पूरा आपको ये कहानी अच्छे से पढ़नी है। यहाँ पे पूरी कहानी रखी है मैंने लाइन बाय लाइन। देखो, लिखा है कि खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए साहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रहे थे। दूर दूर तक आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। साहनी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में बोली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। पानी से क्या क्या लिपट गई। इम्पोर्टेंट ये है, मतलब कि मैंने बताया ना सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तभी ये इम्पोर्टेंट है। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों की चुम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकरा कर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शानी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी को परछाई तक न दिखी। पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम से उठे। जो शानी थे वो चेनाब नदी में रोज जाती थी नहाने के लिए। वहाँ के मौसम का यहाँ पे वर्णन किया गया है, नहाने के लिए जाते थे। लेकिन आज का जो मौसम है, आज का जो दिन है, वो कुछ मतलब कि सही नहीं लग रहा था उसको। मतलब खामोश सा था आज का जो मौसम है उसको, शानी को। और जो रेत में थे, रेत में जो नदी किनारे रेत बना रहता है ना, तो उसमें जो है पैर के निशान तो थे, बहुत सारे पैर के निशान थे, लेकिन जो अगल बगल है कोई दिख नहीं रहा था। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज साजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है? वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती है। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की है, असामियाँ हैं। शाहनी ने नज़र उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मुंह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज़ दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरे कौन है? शेरे उसके बगल का, मतलब कि बगल का लड़का है, और शेरे को ही उसने पाला है। हसैना कौन है? शेरे की पत्नी है। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है। वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जना के मरने के बाद
वह साहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ है। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना, हसैना। साहनी की आवाज़ उसे कैसे हिला गई। जब साहनी ने शेरे को बुलाया तब वो डर सा गया, कांप सा गया कि मतलब कि साहनी आ रही है। तो वो जो गड़ासा हाथ में लिया था वो सरका दिया नीचे। क्यों सरका दिया, आगे चलिए पता चलता है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस साहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। यह जो शेरे चिल्ला रही थी, साहनी बुला रही थी, तभी जो है शेरा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो साहनी पर गुस्सा उतार नहीं सकता। तो गुस्सा किस पे उतारता है, तो वो गुस्सा उतारता है हसैना पे। चीख कर बोला, ए मर गई एव, तेनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई आ क्यों छोवेले तड़पना ए। अब तक साहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी। मतलब बुलाते बुलाते जो साहनी जो है वो नज़दीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है। जब हसैना जो है शेरे के पास जा रही थी, शेरे तो बुला रहा था हसैना को, जब ये शेरे के पास जा रही थी तो साहनी बोलते कि हसैना, यह वक्त लड़ने का नहीं है, वह पागल है, तू ही जिगरा कर लिया कर, तू ही थोड़ा बर्दाश्त कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। साहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। साहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहु प्यारी है। शेरे, हाँ साहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहाँ। मतलब कुल्लूवाल के लोग यहाँ आए रात को, और जो वहाँ पे पैर के निशान थे नदी के किनारे वो इन्हीं लोगों के थे। कुल्लू वाले जो लोग थे उन्हीं के पैर के निशान वहाँ पे नदी के किनारे थे। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा, कहा। शेरे ने जरा रुक कर घबरा कर कहा, नहीं साहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर साहनी जरा चिंतित स्वर में बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं है। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर साहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। साहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। साहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ आंसू को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कर रही है साहनी आज साहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद लेकर साजी सोने की बोरियां तोला करते थे। मतलब कि शेर जो है वो अपने मन में बोला है कि हम लोगों से मतलब कि सूद लेकर साजी सोने की बोरियां तोलकर घर में रखे हैं। प्रतिहिंसा की आग शेरे के आंखों में उतर आई है। गणासे की याद हो आई है। साहनी की ओर देखा, नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। शेरा ने पिछले दिनों में जो है 30-40 कत्ल कर दिया है, पर वह ऐसा नीच नहीं है। सामने बैठी साहनी के हाथ उसके आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रात कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है साहनी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए शेरे उठ पी ले। शेरे ने साहनी की झुर्रियाँ पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रहे थे।
शेरा विचलित हो गया। ये क्या करता है कि जो गलास लिया रहता है वो तो इसी को मारने के लिए लिया रहता है, लेकिन उसको वो सब याद आता है कि जब मैं छोटा था तो सानी मुझे दूध पिलाती थी, किस तरह मेरा ख्याल रखती थी, और वो सब सोचने लगता है। फिर जब सानी की ओर देखता है, उसके चेहरे को देखता है, तो सानी मुस्कुरा रही होती है, तो वह विचलित हो जाता है। आखिर सानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? फिर वो सोचता है क्या आखिर सानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? शाहजी की बात शाहजी के साथ गई। वह सानी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा, या तो सोचता है कि वह सानी को जरूर बचाएगा, कि किसी को मारने नहीं देगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि वह रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था। लेकिन ये लोग रात को मतलब कि मशवरा किए थे कि नहीं, सानी को मारा जाएगा, लेकिन यह इसको मन नहीं करता यहाँ पे मारने का। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। साहनी चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊँ। मतलब कि शेरे को अभी भी डर रहता है कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो साहनी का दूसरा कोई मार लेगा। साहनी उठ खड़ी हुई, किसी गहरी सोच में चलती हुई साहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है, पर क्या होगा साहनी को मारकर? मतलब कि जो इनके साथी बोले थे साहनी को मारने के लिए, इसके कानों में तो गूंज रहे, लेकिन ये सोचता है कि साहनी को मारकर क्या होगा? वो तो उसकी माँ की तरह है। साहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो साहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? साहनी साहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। साहनी कुछ न कह सकी। नाते उसके नाते रिश्ते सब वहीं थे। मतलब कि जब आसमान में धुआं उसको ज़्यादा दिखा तो वो पूछती है कि शेरा जानता है यह आग है? तो शेरा कहता है कि जबलपुर में आग लगने वाली थी तो लग गई, और साहनी की जो रिश्ते नाते वो सब जबलपुर में ही रहते हैं। हवेली आ गई। साहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही। साहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज साहनी नहीं उठ पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उसे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। साहनी साहनी, सुनो, ट्रके आते ही हैं लेने। ट्रके? साहनी मतलब वो वसूली बोलता है कि साहनी साहनी सुनो, ट्रके आते ही हैं लेने। तो साहनी बोलती ट्रके? इसके सिवा और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, साहनी आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। साहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, साहनी हमने तो कभी न सोचा था। साहनी क्या कहे कि उसने ऐसा सोचा था? मतलब कि साहनी मतलब कहती कि क्या कहे कि उसने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी वेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। साहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन कौन है कौन है वहाँ? कौन नहीं है? आज वहाँ सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। मतलब कि एक ऐसा समय था कि ये मतलब कि उस गांव की ये कह सकते कि मालकिन रहती थी, और जो हुक्म देते सारा काम करते थे। लेकिन आज जो है उसकी वहाँ पे जब से साजी मर गए तब से उस गांव में इसकी कुछ चलती नहीं थी। उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा,
लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल न जाने क्या सोचा, साहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज साहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, साहनी, रमनू यही मंजूर सी। साहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी साहनी की ओर देखकर वेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है साहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। देखो, जो उस समय राज था साहनी का, अब जो है वो ख़त्म हो गया। जब देश विभाजन हो गया तो मतलब कि ट्रकें, मतलब कि पाकिस्तान से लोग ये भारत में आ रहे थे और भारत से पाकिस्तान में जा रहे थे, जो हिंदू लोग थे, हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ। अब जैसे गदर मूवी देखे हैं, आप लोग को पता चल गया होगा उसमें कैसे मतलब कि पाकिस्तान के लोग जो है, जो मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान में जाते हैं, जो हिंदू लोग थे वो आते हैं हिंदुस्तान में। साहनी के घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव के गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उसे दार तक, जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यही होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि साहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी वैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी साहनी यह नहीं जानती थी कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही साहनी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिए करते थे। यह तो वही साहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूले दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने दंडता से कहा था, साहनी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। साहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे और आज साहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है साहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। मतलब कि वो बोलता है कि साहनी, देर हो रही है, कुछ रखना हो तो रख लो, कुछ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी? वो पूछता है कि कुछ साथ बांध लिया है सोना चांदी? साहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। दाऊद साहब पूछता है कि अरे साहनी, जा रहे हो तो कुछ लेते जाओ सोना चांदी। वहाँ जाओगी तो वहाँ पे मतलब कि घर खरीदने के लिए, चाहे खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, थोड़ा सा ले लो इसमें से। लेकिन साहनी कहते कि नहीं, मेरा सोना चांदी, वो सोना चांदी तो आप लोगों के लिए है, मेरे लिए तो ज़मीन में जो सोना चांदी वो ज़मीन में बिछा है। साहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। दाऊद खां कहता है कि साहनी, तुम तो अकेली हो, तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वो बोलता है कुछ नकदी रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं है। वक्त? साहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया साहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, सहसा कर बोला, साहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से साहनी का गला रुध गया। नकदी प्यार नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा खड़ा गुजरा कि हो न हो कुछ मार रहा है साहनी से, कुछ मांग रहा है साहनी से। खां साहिब, देर हो रही है।
कहाँ साहब दे रहे हो, मतलब कि शेरा भी वहाँ पे आया कि कुछ सहानी से कुछ मांग तो नहीं रहा है, कुछ लूट तो नहीं रहा है दाऊद खां। फिर कहता है कि खां साहब देर हो रही है। सहानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसू से भंवर मैं न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों की इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक हैदर हो रही है, ठीक है देर हो रही है, पर नहीं, सहानी रोक रोकर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी। जो अगल बगल की जो बड़ी बुढ़िया थी, जो उनके साथ की थी, वो सभी लोग रोने लगी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुद ने सब कुछ दिया था, मगर मगर दिन बदले, वक्त बदले। और फिर डॉट डॉट डॉट। सानी ने दुपट्टे से सिर ढककर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। सहानी ने दोनों हाथ जोड़ लिया। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। सहानी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएगी। प्यार ने जोर मार सोचा, एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदे जो है चू पड़ी। सहानी ने चल ऊंचा सा भवन के पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब पीछे पीछे चल पड़े। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों को गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सहानी बड़ी इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असी झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोक कर रुंदे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के, और हम सहानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहानी के पांव छुए। सहानी कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। सहानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सर पर रखा और रुक कर कहा, तेनु भाग जगड़ चन्ना। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां सहानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। सहानी की आंखों में कुछ पता नहीं। ट्रक चल दिया है, यह वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी सहानी को। कहाँ जाएगी अब वह? सहानी मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेट आहत मन में सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। मतलब ये कहती है कि सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की सहानी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों में घिरे गांवों में रात खून बरसा रहे थे। शायद राज पलट भी
खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो ये थी कहानी सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोग को और ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, और आप लोग प्लीज़ इसको पूरा दिखाए तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।